हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट एकेडमी। पिछली कई वीडियोस में हमने ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग पे बात की है कि कैसे आईटीबीज, बैंक बीज, पीएसयू बैंक बीज एंड अदर ईटीएफ्स, इन सब पे स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बैंक बीज जैसे ईटीएफ को यूज करके आप लॉन्ग टर्म में एक 15 करोड़ जितना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी काम करे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एफर्ट के। इससे पहले मैं आप सबको ये बताऊं कि इतनी बड़ी रिटर्न बनेगी कैसे और इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कैसे होगा। आइए जानते हैं कि इस बड़ी फिगर तक हम पहुंचेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 30 इयर्स के पर्सन को एज्यूम किया है कि वो अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है बैंक बीज में। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 का लिया है मैंने एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% पर एनम। ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 15% पर एनम है। ये ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है? ये स्टेप अप अमाउंट है कि सपोज कीजिए जो पर्सन 15,000 से स्टार्ट कर रहा है आज, नेक्स्ट ईयर की जो एसआईपी अमाउंट होगी वो होगी 15,000 प्लस 15% ऑफ 15,000। अब 15% ऑफ 15,000 इज 2250। दैट मीन्स अगले साल का एसआईपी अमाउंट होगा 17,250 एंड उसके अगले साल का 17,250 प्लस 15% ऑफ 17,250। इसी तरीके से हर साल हम 15% से स्टेप अप करते जाएंगे। टेन्योर 25 साल का ज्यूम किया है मैंने यहाँ पे। अब ये सब देख के अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार 15,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरे लिए तो काफी मुश्किल है, एंड सर कैसी बातें कर रहे हो, 15% का स्टेप अप किया जा सकता है क्या? हर साल क्या 15% से हम अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जहां पे मैंने अग्रेसिव फिगर्स ली हैं, जैसे कि 15,000 का अमाउंट लिया है स्टार्टिंग अमाउंट, 15% की रिटर्न भी एक्सपेक्ट की है और 15% का स्टेप अप भी अज्यूम किया है। अब 15% की रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट की है मैंने, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के आने वाले पार्ट में दूंगा। 15% का स्टेप अप भी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। अगर आपको लगता है कि 15,000 ज्यादा है स्टार्ट करने के लिए, तो आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए, 5,000 से स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट कीजिए। अगर आपको 15% पर एनम का स्टेप अप ज्यादा लग रहा है, तो आप 10% से स्टेप अप कर दीजिए, आप 5% से स्टेप अप कर दीजिए। आप कुछ भी स्टेप अप ना कीजिए, 15,000 की फिगर को कांस्टेंट रखिए। पर मेरे हिसाब से हर एक इंडिविजुअल की सैलरी या जो भी वो बिजनेस करता है उसमें ग्रोथ होती है हर साल, तो मिनिमम 10% का स्टेप अप करना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो मिनिमम 15% या उससे ऊपर का स्टेप अप कीजिए, ताकि आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके अपनी यंग एज में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। अब ये सब करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा? टोटल कॉर्पस वैल्यू आप सब लोगों को दिख रही होगी स्क्रीन पे, 14.49 करोड़। दैट्स मोर और लेस इक्वल टू 15 करोड़। हाँ, 50 लाख का फर्क है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है, बट जो रिटर्न अमाउंट है वो भी तो 15.5% हो सकता है। इसलिए आप 15% के आसपास का कॉर्पस समझिए इसको, जिसमें टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमारी जेब से गया है ओवर 30 इयर्स इज 3.83 करोड़ एंड टोटल अर्निंग्स जो आई हैं वो है 10.66 करोड़। अब क्या ये 10.66 करोड़ पूरा टैक्स फ्री होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के हिसाब से 1 लाख रुपए इसमें से टैक्स फ्री होगा एंड बाकी सारे अमाउंट पे 10% का एलटीसीजी लगेगा। बट क्या टैक्स ना देने के चक्कर में हम पैसा ना कमाएं? वो सोच ही गलत है। बिल्कुल हमें ज्यादा से ज्यादा कमाने की तरफ फोकस करना चाहिए। टैक्स ज्यादा देंगे इसका मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है, तो दैट्स गुड फॉर अस। भाई तूने पूरी कहानी तो बता दी, अब तो ये बता कि इतनी रिटर्न आएगी कहां से? 15% कोई छोटा अमाउंट है? चलिए शुरू करते हैं इसी पे डिस्कशन। अब मैं आपको निफ्टी 50 का सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो 38% फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें मेजरली बैंक्स ही हैं। जो अदर टू मेजर सेक्टर्स हैं वो हैं आईटी और ऑयल एंड गैस, जो 13% और 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इन तीनों सेक्टर्स को ऐड कर दें तो इट इज क्लोज टू 63%। मतलब तीन सेक्टर्स, टॉप थ्री सेक्टर्स 63% कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी को, एंड अदर 11 सेक्टर्स कंट्रीब्यूट ओनली 37%। अब इस वीडियो का मोटिव निफ्टी पे बात करना नहीं है, बट मैं ये दिखाना चाह रहा था कि निफ्टी में भी बैंक इंडेक्स की या फाइनेंशियल सर्विसेज की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखते हैं कि बैंक निफ्टी में
जो 12 स्टॉक्स हैं उनकी कैसी कंट्रीब्यूशन है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों मिलके 50% की वेटेज रखते हैं। अगर मैं इसमें कोटक बैंक और एसबीआई को भी मिला दूं तो टॉप 4 बैंक ही 70% प्लस हैं। बाकी 8 बैंक्स मिलके 30% बनाते हैं। अब क्या मुझे पता है कि 25 साल बाद भी एचडीएफसी बैंक ही टॉप पे रहेगा या आईसीआईसीआई बैंक ही टॉप पे रहेगा? हो सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसकी अभी वेटेज क्लोज टू 2% है, वो पहले नंबर का वेटेज का स्टॉक बन जाए। यही तो मुझे पता नहीं है। बट क्योंकि मैं बैंक बीज में इन्वेस्टेड रहूंगा तो हमेशा मैं बेस्ट ऑफ द लॉट में रहूंगा। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेटेज 2% से बढ़ के 20% जाती है होगा, तो मेरा पैसा भी 20% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होगा। एंड अकॉर्डिंगली बाकी सबकी वेटेज जैसे जैसे चेंज होगी वैसे बैंक बीज की वेटेज चेंज होगी एंड मेरा भी अमाउंट उन्हीं बेस्ट ऑफ द लॉट में इन्वेस्टेड रहेगा। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर बैंक बीज ओवर एनी इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक। अब देखते हैं कि 15% की रिटर्न कहां से आएगी। तो इसके लिए मैं आप सबको निपॉन इंडिया की वेबसाइट पे लेके जाता हूं एंड बैंक बीज के पेज को खोलता हूं सीधा ही। ये देखिए, अगर मैं आपको बैंक बीज की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो करंट मार्केट प्राइस या नैव 451 की चल रही है। इसकी परफॉर्मेंस 1 ईयर सीएजीआर ऑफ बैंक बीज इज 25%, 3 ईयर सीएजीआर इज 32% एंड 5 ईयर 10.3%। इसमें कोविड का टाइम भी शामिल है, इसलिए रिटर्न थोड़ी कम दिख रही है। सिंस इंसेप्शन देखूं तो क्लोज टू, वेरी क्लोज टू 17% की सीएजीआर है सिंस इंसेप्शन। अब इंसेप्शन कब हुई थी? मई 2004 में, यानी कि 19 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 19 साल में इस इंडेक्स ने या इस ईटीएफ ने 17% की सीएजीआर दी है। एंड दिस इज आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि नैव जो डिक्लेयर की जाती है उसमें एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लिया जाता है। तो 17% की सीएजीआर दी है, दैट्स फिनोमिनल। मतलब ये इंडेक्स कितना बढ़िया से ग्रो करा है पिछले 19 साल में, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी लेकर चलता हूं एंड मंथली चार्ट को ओपन करते हैं। अब मंथली चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा सीधा सीधा यहाँ पे, ये देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक या म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, उसका चार्ट, प्राइस चार्ट इसी तरह का अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। बिकॉज ये ग्रोथ को बताता है, ये मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ को बताता है एंड इस इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा ईयर ओवर ईयर ग्रो ही करेगा। अब इसी तरह का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी का भी होगा। निफ्टी में भी देखो, यहाँ पे इसी तरह से यूनिफॉर्मली ये चार्ट ग्रो करा है। तो इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं पीएसयू बैंक इंडेक्स का, तो आपको दिखेगा कि ये इंडेक्स वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज इग्नोर ये जो सारी लाइंस हैं, ये मेरे एनालिसिस का पार्ट है। आप सिर्फ ये प्राइस चार्ट को देखिए, ये जो कैंडल्स हैं, जो इस इंडेक्स ने 2010 में हाई बनाया था, ये उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब 12 साल हो गए, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडेक्स बिल्कुल खराब है, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज टाइम टाइम पे ढूंढ सकते हैं। बट फॉर राइट नाउ, टाइम बीइंग, सीइंग पास्ट 10-15 ईयर्स, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप शॉर्ट टर्म की या 1 से 2 साल की एक ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल बिल्कुल ले सकते हैं इस इंडेक्स पे। इसके अलावा एक और रीजन है 15% पर एनम की रिटर्न को एक्सपेक्ट करना, और वो है निफ्टी इटसेल्फ। हम निफ्टी में ही 12 से 13% की सीएजीआर एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें कैसे एज्यूम करते हैं हम 12 से 13%? 6 से 7% से तो रियल जीडीपी है कंट्री की, जो इससे कंट्री ग्रो कर रही है। फिर उसके ऊपर 6 से 7% की इन्फ्लेशन है। तो 12 से 13% तो नॉमिनल जीडीपी है, जिससे कोई भी कंट्री का जो मेजर इंडेक्स है वो ग्रो करना चाहिए। ऑल्दो वो कंट्री की नॉमिनल जीडीपी से आधा 1% ऊपर ही रहना चाहिए। बिकॉज निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज हैं और जीडीपी में सारा पूरा कंट्री मिलके कितनी जीडीपी करता है उसमें वो सब है। तो जो टॉप 50 होंगी वो थोड़ी सी तो रिटर्न बेटर ही बनाएंगी ओवर द होल लॉट, ओवर द एंटायर कंट्री। तो अगर हम 12-13% की निफ्टी पे ज्यूम करते हैं, तो बैंकिंग क्योंकि एक ज्यादा ही वॉलेटाइल सेक्टर है, कनेक्टेड टू इकोनॉमी है एंड बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है एनी कंट्री के लिए, तो उस वजह से एंड सीइंग पास्ट ट्रेंड एज वेल, उस वजह से मुझे 1-2% का प्रीमियम तो आराम से आ सकता है बैंक बीज में। मोर ओवर, अगर आप, ये तो एक नॉर्मल स्टेप अप एसआईपी है,
अगर बीच-बीच में वैसे मौके आए, जहाँ जैसे कोविड है, जैसे लीमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था 2008 में, ब्रेक्सिट हुआ था, रशिया की वॉर जैसा इवेंट, ऐसे कभी इवेंट्स अगर बीच-बीच में आए एंड वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिले, एक 40-50% करेक्शन पे यूनिट्स को एक्यूमुलेट करने का, अगर आप वहाँ पे भी थोड़ा और पैसा डिप्लॉय कर देते हैं, तो ये 15% पर एनम की सीएजीआर को भी क्रॉस कर जाएगा आराम से। तो यही सब रीजंस हैं जिस वजह से मुझे 15% है तो एग्रेसिव, पर लगता है कि बैंक बीस में अचीव हो जाना चाहिए ओवर द लॉन्ग टर्म। पिछले 20 साल में तो हुआ है, अगले 20 साल में देखने वाली बात होगी कितना होगा या नहीं होगा। होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपने कुछ सीखा हो एंड आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो कि आप आज से ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। अगर ऐसा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए एंड यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी बता दीजिए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है बाकी सबके लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। दिस इज अमनप्रीत साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।